बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उनकी उपस्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार का एक फोटो सामने आया है जिसमें दोनों शादी में साथ दिख रहे हैं। ये फोटो अब राजनीति की चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। यह पिछले कई सालों से ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे का कोई सार्वजनिक फोटो सामने आया हो, लेकिन हाल के दिनों में ये दूसरी बार है जब निशांत कुमार के साथ उनका फोटो चर्चाओं में आया है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या निशांत कुमार राजनीति में कदम रख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रख सकते हैं। जहां वहीं पर नीतीश कुमार के बेटे के साथ इस फोटो के सामने आने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार परिवार में कुछ बड़ी राजनीतिक योजनाएं बन रही है। इस फोटो ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। चाहे जो भी हो, इस फोटो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के भविष्य को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने 20,000 करोड़ रुपए की 188 योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें 121 योजनाओं को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें जमीनी हकीकत बनाने को लेकर के तेजी से काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पक्ष और फिर विपक्ष दोनों ने चुनावी समर के लिए कमर कस लिया है। इन तैयारियों के बीच एक बात तय है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार की ही अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जब पिछले साल नीतीश कुमार और फिर लालू प्रसाद यादव के मिलने की खबरियां कानाफूसी हो रही थी, उन्हीं दिनों पहले अमित शाह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा दोनों नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने में वहीं पर विपक्षी खेमे की कमान बीमारी के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ में ले ली है। जहां जेडीयू से अलग होकर के जब से नीतीश कुमार ने अपनी अलग राह चुनी है, बिहार में ज्यादातर जंग लालू बनाम नीतीश कुमार ही रहे हैं। सियासी इतिहास गवाह है कि जब भी लालू बनाम नीतीश की जंग होती है, लालू का जंगल राज के भूत का डर बिहार के लोगों को सताने लगता है। इस जंग में लालू की बनिस्बत नीतीश का चमकदार और सुलझा हुआ सामने आ जाता है और सियासी बाजी नीतीश की अगुवाई वाले गठबंधन के ही हाथ लग रही है। एनडीए अगर बिहार की सत्ता से अतीत में कभी दूर हुआ भी है तो फिर उसकी वजह खुद नीतीश कुमार का उनका साथ छोड़ना बन रहा है। दोस्तों यूं तो फलों का राजा कहे जाने वाले आम की कई किस्में होती है, जैसे कि दशहरी, लंगड़ा, चौसी, फजली, अल्फांजो, हाफुस, बम्बई ग्रीन, बम्बई बैगन पल्ली, हिमसागर, कैसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, सुरवन रेखा, वनराज व जर्दालू आदि, जो अमूमन 150 से 300 रुपये प्रति किलो तक मिल जाते हैं। जब आपने आज तक आम की इनमें से कई किस्मों का स्वाद चखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे आम का स्वाद चखा लिया है, जो कि 200 से 500 रुपये किलो नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये किलो तक मिलता है। यह जानकर के आपके भी होश उड़ जाए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल हाल ही में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक किसान और शिक्षक रक्षक भोई ने दावा किया है कि उन्होंने अपने बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्म मियाजाकी उगाई है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने अनोखे स्वाद के कारण मियाजाकी नस्ल का आम काफी डिमांड में है। यही वजह है कि ये आम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किलो में मिल रहा है। खबरों के मुताबिक धर्मगढ़ खंड के कंदुगुरा गांव के मूल निवासी भोई अपने खेत में विभिन्न नस्लों के आम उगा रहे हैं। उन्होंने राज्य बागवानी विभाग के माध्यम से बीज प्राप्त करने के बाद अपने बगीचे में मियाजाकी किस्म की आम लगाया है। इस पर किसान का कहना है कि आम की ये किस्म न केवल दिखने में बहुत रंगीन है बल्कि इसका स्वाद भी अनोखा है। ये आम की अन्य किस्मों से बिल्कुल भी अलग है क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद
मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें आहार, फाइबर, पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम भी शामिल है। आपको बता दूं कि इस प्रकार के आमों पर अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, जरूरत है। मियाजाकी को रेड सन और बंगाली में सूरजा डिम यानी कि लाल अंडा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि मियाजाकी किस्म मूलतः एक जापानी नस्ल है, जहाँ कथित तौर पर इसके विशिष्ट स्वाद और फिर औषधीय महत्व के कारण विदेशों में इसकी भारी मांग है। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर के फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। जब कोचिंग संचालक खान सर, पटना के फेमस खान सर भी सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। वह परीक्षा में अनियमितता के सबूतों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थी 13 दिसंबर और 4 जनवरी को आयोजित पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन 62 दिनों से चल रहा है। इसमें पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और चिराग पासवान जैसे नेता भी समर्थन दे चुके हैं। मामला पटना हाईकोर्ट में भी है, जहां पर 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जब वहीं पर गुरु रहमान भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां कल कोचिंग संस्थानों के शिक्षक और फिर छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जब वहीं पर पटना में खान सर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर री एग्जाम कराया गया तो फिर इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही हो। चुनाव में सरकार को गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा। धांधली हुई है तो फिर ये सभी को पता है। पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब सरकार को री एग्जाम करना पड़ेगा, यह सरकार के हित में भी है। यह बहुत बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ नहीं होते, या हम लोग कोई गुंडा मवाली नहीं है। इसीलिए हम लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी। जब बच्चों के लिए जो करना पड़े वे करेंगे। हम सिर्फ बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि बीपीएससी पीटी परीक्षा का मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने परीक्षा रद्द करने और फिर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पटना पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की भी मांग की जा रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। दोस्तों, महाकुंभ के समापन को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कल एक अलग नजारा देखने को मिला, जहां यहां से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कुछ महिला यात्री इमरजेंसी विंडो से अंदर घुसती हुई नजर आई। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ थी कि इन महिलाओं को गेट से ट्रेन के अंदर जाने की जगह नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में इन महिलाओं ने ऐसी तिगरम लगाई और इमरजेंसी विंडो से अंदर घुसने लगी। वहीं पर एक महिला ने एक एक करके अपने साथ ही महिलाओं को इमरजेंसी विंडो से ट्रेन के अंदर ठूसा। उसके बाद वे खुद भी इमरजेंसी विंडो से बिना किसी की मदद लिए ट्रेन के अंदर चले गई। आपको बता दूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर में शनिवार देर रात मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी और फिर कई अन्य घायल हुए थे। हालांकि इस हादसे से अभी तक प्रशासन और फिर लोगों ने सबक नहीं लिया है। हादसे के बाद भी कई रेलवे स्टेशनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ट्रेनों में हर हाल में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में अमीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं कि इस सर्वे में अमीन की क्या भूमिका होती है? चलिए, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत हो रहे इस सर्वेक्षण में अमीन समेत कई अधिकारी और फिर कर्मचारी शामिल हैं। यह सर्वेक्षण में अमीन की भूमिका काफी अहम होती है। अमीन एक तकनीकी कर्मी होता है जो जमीन की मापी से लेकर के सटीक नक्शा तैयार करने तक अहम भूमिका निभाता है। अमीन का मतलब है कि वह व्यक्ति जो जमीन के भूखंडों को मापने और फिर माप के अनुसार नक्शे बनाने में तकनीकी रूप से कुशल हो। यह अमीन सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्त कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति होता है। अमीन जमीन से संबंधित मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाता है और फिर जमीन मालिक को संतुष्ट करता है। जमीन सर्वे कार्य की अधिसूचना एवं घोषणा के बाद संबंधित राष्ट्रीय ग्राम में सर्वेक्षण कार्य का प्रचार प्रसार करना अमीन का ही काम होता है। खतियान की सहायता से अपर पत्र 5 में विस्तृत जानकारी तैयार करना, खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में जमाबंदी पंजी और फिर अन्य अभिलेखों की सहायता लेना भी अमीन का ही काम होता है। वहीं पर सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त मानकशा में मुस्तकिल और त्रिसीमाना की पहचान और फिर स्थल के अनुसार नक्शा में सुधार करके ग्राम सीमा का सत्यापन करना भी अमीन की ही जिम्मेदारी होती है। वहीं पर 100 घोषणा के लिए प्रपत्र 2 का वितरण एवं संधारण, साथ ही प्रपत्र 4 में विवादित एवं गैर सत्यापित भूमि विवरणीय तैयार करना भी अमीन का ही काम है। वहीं पर किस्त वार के दौरान नक्शा में
उत्तर पश्चिमी दिशा से खेसरा की संख्या अंकित करना, खेसरा का 100% सत्यापन भी अमीन का ही काम है। तिथिवार कार्यों को अंकित करते हुए अमीन डायरी भरना, रैयत की वंशावली संबोधित करना, रैयत की वंशावली संधारित करना, जब खेसरावार या दास्त पंजी तैयार करना और फिर अनुपस्थित रैयत को पंजी में दर्ज करना भी अमीन की ही जिम्मेदारी होती है। ये सारा काम अमीन का होता है और भी कई सारे काम होते हैं जो हम आपको पूरी काम नहीं बताए हैं। मुख्य कुछ काम है जो आपको भी बताया गया है। दोस्तों, बिहार में मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है, कल से ही हुई है, जो कि 25 फरवरी तक चलेगी। इस बार सख्त सुरक्षा के बीच बिहार के 1677 परीक्षा केंद्रों पर 15,85,000 छात्र परीक्षा देंगे। जब बिहार में कल से मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जिनमें से 7,67,000 छात्र और 8,18,000 छात्राएं शामिल हैं। जब परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले दिन मातृभाषा यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली विषय की परीक्षा हुई है। वहीं पर बिहार बोर्ड ने परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। जहां पहली पाली के लिए एंट्री सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच तक और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक की दी जाती है। जहाँ वहीं पर देरी से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती है। आपको बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जहाँ सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग पटना स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से की जा रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा केंद्र में जबरदस्ती घुसने या फिर दीवार फाड़ने की कोशिश करने वाले छात्रों को 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, या ऐसे छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर किसी परीक्षा केंद्र के सुप्रिंटेंडेंट या फिर कर्मी ने ऐसे छात्र परीक्षा में बैठने दिया तो फिर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, दूध की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को कई बार परेशान कर दिया है, लेकिन अब खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। दरअसल अमूल भारत की सबसे प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड्स में से एक है, जहां उन्होंने अपने दूध की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट की घोषणा की है। ये कदम ग्राहकों को राहत देने और फिर दूध की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमूल के नए दामों के बारे में जानकर कि आपको अपनी रोजाना की खरीदारी में कुछ बचत करने का मौका मिलेगा, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि अमूल कंपनी ने दूध के दाम में 1 रुपए की कमी की घोषणा की है। इस कदम से अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा और फिर अमूल टी स्पेशल दूध के दाम घट गए हैं 1 रुपये। खास बात यह है कि ये कटौती सिर्फ 1 लीटर दूध के पैक पर लागू हुई है, जबकि आधे लीटर पर नहीं। अगर आप 500 मिलीलीटर दूध लेने जाएंगे तो इसमें कोई कमी नहीं। ये बदलाव ग्राहकों को राहत देने की वजह से किया गया है, ताकि दूध की खपत को बढ़ावा दिया जा सके और फिर लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दूध मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 रुपये कम करने से लोगों को राहत मिलेगी, वो भी मात्र 1 लीटर वाले पैकेट पर? अगर उससे कम लेंगे तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, 1 रुपये भी नहीं, 50 पैसे भी आपको कम नहीं मिले, तो फिर कहां से? ये आप फैसला कीजिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार के बेतिया में सिकटा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री और विधायक खुर्शीद आलम रविवार को एक समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान वे हाथों में जूते चप्पल लेकर के मंच पर पहुंचे, जिसे देख करके वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिली जानकारी के अनुसार JDU के पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे खुर्शीद आलम बैसाखवा के एक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 10 साल जनता की सेवा की है, जब 5 साल विधायक और 5 साल मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। इस दौरान यदि जनता उनके द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट नहीं है तो फिर लोग उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाए, लेकिन लोगों ने उन्हें सिक्कों से तौल करके सम्मानित किया। जनता ने खुर्शीद आलम को 1 क्विंटल 7 किलो सिक्कों से तौला है। वहीं पर खुर्शीद आलम का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जिसे देख करके हर कोई हैरान है। आपको बता दूं कि खुर्शीद आलम ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निजी खर्च से 64 मंदिर बनवाए हैं। जी हाँ, अपने विधानसभा में 64 मंदिर बनवाए हैं अपने निजी खर्च से। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र सड़सई गांव में शादी के बाद पहली बार अंचलाधिकारी अपनी दुल्हन के साथ लेकर के ससुराल पहुंचे। हेलीकॉप्टर और फिर नए दामाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ससुराल वालों ने नए दामाद का जोरदार स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचे थे दामाद जी। आपको बता दूं कि शादी के बाद पहली बार दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर CO अपने ससुराल पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से CO के ससुराल आने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र रामपुर रत्नाकर
और सरसई गांव में शादी के बाद पहली बार अंचल अधिकारी ने अपनी दुल्हन के साथ हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचे थे, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां सरसई गांव निवासी कृष्ण शर्मा की बेटी और फिर दामाद उनके पैतृक निवास पर हेलीकॉप्टर से आए, जिसे लेकर के सारी प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई। राय थाना अध्यक्ष मणिभूषण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात दिखे। वहीं पर अग्निशमन की गाड़ी भी मौके पर मौजूद थी। अजय अपने गांव की बिटिया को हेलीकॉप्टर से आते देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिला पुरुष पलक बिछाए खड़े थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर सरसई गाँव पहुंचे तो फिर लोगों ने बिटिया सुप्रिया रानी और फिर उनके पति धीरज राय को फूल माला पहना करके बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। हेलीपैड से कार में बैठा करके बेटी दामाद को घर ले आया। दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के सारी पार्टियां तैयारियां कर रही है। छोटी छोटी पार्टियां भी अपना भविष्य तलाशने में जुट गई है। इस बीच मॉडर्न सिटीजन पार्टी ने बीते रविवार को विकासशील इंसान पार्टी में विलय कर लिया है। मुकेश सहनी की पार्टी और मजबूत हो गई है। जब चुनाव से पहले मुकेश सहनी हर तरह से एनडीए को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को बेगूसराय में आयोजित एक मिलन समारोह में मॉडर्न सिटीजन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कुमारी ने वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की है। वीआईपी प्रमुख और फिर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है और फिर पार्टी में किरण कुमारी का स्वागत किया है। इस मौके पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि आप सभी के आने से पार्टी और फिर मजबूत और सशक्त होगी। उन्होंने लोगों से पार्टी को मजबूत और फिर सशक्त बनाने के लिए आज से ही जुड़ जाने का आह्वान किया है। इस मौके पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी गदगद दिखे। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने हमें संविधान में बड़ा हक और फिर अधिकार दिया है। अगर आज SC ST को आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर आज उस समाज के युवक बड़े अफसर नहीं बनते। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब जाति आरक्षण के आधार पर उसका आरक्षण दायरा बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकार के जाते ही दूसरी सरकार में उस आरक्षण के मामले को कोर्ट में ले जाकर के लटका दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कमजोर वर्गों को आरक्षण की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से निषादों के आरक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया है। मुकेश सहनी ने सभी से एकजुट होकर के रहने की अपील की है। जहां लोगों से कहा गया है कि आपको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। हम मजबूत होंगे तभी अपने हक और फिर अधिकार की लड़ाई जीत सकेंगे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना उनकी मजबूरी है। जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अब सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और फिर भाजपा भी उन्हें हटाने में असमर्थ है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस चुकी है। जब प्रशांत किशोर ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना उसकी मजबूरी है। यदि भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो फिर उसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा और नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना तो बिहार छूट जाना है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उनके कामकाज से नाखुश है और ये असंतोष अगले चुनाव में साफ दिखाई देगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार केवल राजनीतिक समीकरण बढ़ाने में लगे हैं, जबकि बिहार में विकास के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। जहां प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ये बात नहीं कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या ना लगे, पहले मोतिहारी, छपरा, बेगूसराय, गोपालगंज, किशनगंज, रड़िया, पुणे, कटिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या उन्होंने किसी अखबार में ये खबर देखी है कि नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार की जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को हुई भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और फिर घायलों को मुआवजा राशि दे दी गई है। यह रेलवे ने शनिवार को इस हादसे में हताहत लोगों की संख्या और फिर मुआवजे की जानकारी दी है। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब जान जाने वाले लोगों के परिजनों और फिर घायलों को रेलवे ने 20 घंटे के भीतर मुआवजा दे दिया है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया है कि हादसे में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। वहीं पर हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं सामान्य रूप से घायल को 12 यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है। बचे हुए 2 घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचाई जा रही है। वहीं पर रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार हादसे में घायल 15 यात्रियों में से 11 को उचित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। रविवार शाम तक 4 घायल यात्रियों का इलाज जारी है।
दोस्तों प्यार में पड़ करके एक लड़की अपने प्रेमी के समक्ष अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। ऐसे ही एक प्रेमिका ने अपने 4 साल के प्रेम संबंध के बाद अपने प्रेमी से शादी करने की सोची। पहले तो उसके प्रेमी ने बहुत बहाने बनाए, लेकिन जब उसने शादी का दबाव बनाया तब दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर के चेन्नई चला गया और फिर वहां से एक रात अचानक से ही गायब हो गया। इसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए 1927 किलोमीटर की सफर तय करके जमुई पहुंची और फिर वे अपने प्रेमी के पैतृक आवास पर जाकर के पिछले कई दिनों से अपने प्रेमी की राह देख रही है। मामला बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के टिहिया गांव का है, जहां पर झारखंड के पाकुड़ की रहने वाली एक लड़की अपने प्रेमी की तलाश में चेन्नई से जमुई पहुंची। बिहार के जमुई पहुंची चेन्नई से। ये प्रेम कहानी है झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले की रहने वाली अर्चना कुमारी और बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के टिहिया गाँव के रहने वाले सत्यम कुमार की। अर्चना अपने प्रेमी सत्यम को ढूंढते हुए उसके घर टिहिया चली आई। अर्चना ने बताया है कि करीब 4 वर्ष पहले 2020 में दोनों पहली बार पटना में मिले थे। अर्चना और सत्यम वहीं रहा करते थे। अर्चना उस दौरान छोटे मोटे काम किया करती थी, तो फिर सत्यम अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर दोनों की आंखें चार हो गई। धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग काफी लंबा चलता रहा, जहां पर सत्यम ने अपने प्रेमिका अर्चना से शादी का वादा भी किया और फिर इस दौरान अर्चना ने भी उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। अर्चना ने बताया है कि जब भी वे अपने प्रेमी सत्यम को शादी के लिए कहा करती थी तो फिर वे तरह तरह के बहाने बनाया करता था। जब सत्यम ने अर्चना को ये कहा था कि वह अपने भाइयों में छोटा है और फिर अगर वह अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेता है तब उसके बड़े भाई की शादी में अर्चना आ जाएगी। इसके बाद अर्चना ने उसकी बात मान ली। अर्चना ने कहा है कि जब उसके बड़े भाई की शादी हो गई तब भी वह शादी नहीं करना चाहता था। जब मैंने उस पे शादी का दबाव बनाया तो उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में जाकर के शादी कर ली। इसके बाद सत्यम अर्चना को लेकर के अपने साथ चेन्नई चला गया। चेन्नई में सत्यम के चाचा चाची भाई सहित परिवार के सभी लोग रहते थे। इस बीच अर्चना भी सत्यम के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। अर्चना ने बताया है कि छठ के दौरान उसके प्रेमी सत्यम उसे छोड़ करके वहां से चला गया। उसके बाद गांव में सत्यम की शादी की बात चल रही थी और इसी बात की जानकारी जब उसकी प्रेमिका को हुई तो फिर वो अपने प्रेमी की तलाश में चेन्नई से जमुई पहुंचा। अर्चना ने बताया है कि सत्यम ने उसे जिस रूम में रखा था उस रूम से भी उसे मारपीट करके भगा दिया गया था। दोस्तों बिहार के मोतिहारी में एक अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सभी को चौंका दिया है। आमतौर पर लोग अपनी शादी या तो बारात के साथ लड़की के घर पर बनाए गए मंडप पर करते हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पर विवाह संस्कार संपन्न करते हैं, लेकिन बिहार के मोतिहारी के चिरैया प्रखंड क्षेत्र के सिरोना गाँव में हुई एक शादी ने सभी पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक चिरैया प्रखंड के शिरोमणि गांव में एक अनोखी शादी का विवाह संपन्न हुआ, जहां इस बार सरपंच के सामने ग्राम सभा में प्रेमी युगल की शादी कराई गई। ये शादी अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल पताही प्रखंड के छोटका बलुआ गाँव के रहने वाले जगदीश कुमार और फिर सिरोना गाँव की गुड़िया कुमारी एक दूसरे से इस कदर प्यार करते थे कि उन्होंने साथ जीने और फिर मरने का वादा कर दिया था। जब दोनों लगातार आपस में मिलते रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके घर वालों को इस बारे में जानकारी मिली तो दोनों के परिजनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब ये मामला सरपंच कुमार सौरभ के पास पहुंचा तो उन्होंने दोनों परिवारों को समझाया और सभी को ग्राम सभा के सामने बुला करके दोनों की शादी करवाने का फैसला किया। इस पहल से दोनों परिवारों के बीच का विवाद सुलझा और प्रेमी युगल की शादी एक अनोखे तरीके से संपन्न हुई। जैसे ही इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो ये शादी की चर्चा का विषय बन गई। ग्राम सभा में संपन्न हुई ये शादी न केवल दोनों परिवारों के लिए खुशी का अवसर बनी, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नए तरीके से विवाह कराने की मिसाल पेश की है। दोस्तों पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के आवास पर जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैजल को बंधक बना करके पीटे जाने और फिर पानी मांगने पर पेशाब पिलाने के मामले में राजद विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जब पुलिस राजद विधायक के खिलाफ लगातार वारंट के लिए प्रयास कर रही है, जब पुलिस को भरोसा था कि न्यायालय सोमवार को विधायक की गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर देगा, मगर एक अधिवक्ता के निधन के कारण सोमवार
बुधवार को न्यायालय का कामकाज प्रभावित रहा, जिस कारण हो सकता है कि विधायक के खिलाफ पुलिस को न्यायालय से वारंट नहीं मिल पाया। वहीं राजद विधायक के खिलाफ दर्ज इस मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर बायसी थाना में दर्ज इस मामले में पुलिस ने नामजद राजद विधायक समेत सभी 6 आरोपियों के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया है। इधर दर्ज प्राथमिकी में आरंभिक जांच के आधार पर अपहरण की धारा भी जुट गई है। इधर पीट करके हाथ पैर तोड़े जाने के कारण जदयू नेता अब भी अस्पताल में इलाजरत हैं। दर्ज प्राथमिकी में जदयू नेता ने यह आरोप लगाया है कि बुधवार की शाम विधायक के कहने पर कुछ समर्थकों ने उन्हें बेरिया बाजार से अगवा करके आवास पर लेकर के चले गए। इसके अलावा घर में बंधक बना करके बैंत और फिर बाइक के शॉकर से जमकर की पिटाई की। इसमें उनका हाथ और फिर पैर की हड्डी टूट गई है। पानी मांगने पर आरोपियों ने पेशाब पिलाया, ये आरोप है। जदयू नेताओं को बंधक बनाकर की पिटाई और फिर पेशाब पिलाने के मामले में दर्ज प्राथमिक को लेकर के पुलिस ने राजद विधायक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। दोस्तों, बिहार के लोगों को जल्द ही एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार के 4 शहरों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और फिर भागलपुर में मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में मेट्रो परियोजनाओं के लिए सर्वे हो चुका है। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग को इन 4 शहरों में मेट्रो दौड़ने की संभावना से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में DPR बनाने का काम भी शुरू करेगी। इस साल के अंत तक परियोजना की घोषणा हो सकती है और फिर सब कुछ सही रहा तो फिर अगले लोकसभा चुनाव यानी कि साल 2029 से पहले इन 4 शहरों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में पहले से ही मेट्रो परियोजना का काम हो रहा है। पटना मेट्रो का संचालन पटना मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक की निजी भागीदारी मोड पर बनाई जाने वाली पटना मेट्रो का लागत 13,000 करोड़ से ज्यादा की है। ये लागत भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर है। अब पटना के अलावा 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की योजना पर काम चल रहा है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में मेट्रो निर्माण को लेकर के सर्वे को करने वाली एजेंसी राइट्स ने अपनी रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंप दी है। 4 शहरों में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि मेट्रो का रूट क्या होगा, कितने स्टेशन होंगे और फिर कहां से कहां तक मेट्रो दौड़ेगी, कितनी दूरी पर मेट्रो जमीन के ऊपर और रोड पर चलेगी और फिर कितना हिस्सा जमीन के अंदर रहेगी। दोस्तों, बिहार में इस साल धान खरीद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बिहार में इस साल धान की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल कुल 39 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि 45 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य के लगभग 87% है। जानकारी के मुताबिक बीते साल सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो लक्ष्य का 66% था। इस साल धान की खरीद में करीब 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। आंकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले साल के मुकाबले करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा भोजपुर में 105% धान की खरीद हुई है। जिन जिलों में 95% से अधिक धान की खरीद हुई है उनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मधेपुरा, नालंदा, पटना, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सिवान और सुपौल है। वहीं पर 90% से अधिक धान खरीदने वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण, सारण, जमुई, अररिया शामिल है। दोस्तों, देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पानी अब भी बेहतर स्थिति में है। जब भूजल में फ्लोराइड की मौजूदगी यूपी के 27 जिलों, झारखंड के 8 जिलों, राजस्थान के 31, गुजरात के 25, तेलंगाना के 28, तमिलनाडु के 21 जिले में है। वहीं पर बिहार के महज 6 जिलों में फ्लोराइड, साथ ही साथ खारापन यानी कि सैलिनिटी की समस्या आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ पानी में खारापन की स्थिति में किसी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पर आर्सेनिक प्रभावित जिलों में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है, जब बिहार में 20 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अनुमान्य सीमा से काफ़ी अधिक है। वहीं पर यूरेनियम की उपस्थिति केवल सिवान में मिली है। जब बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर गुणवत्ता प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवारों को पानी से हो रही बीमारियों से बचाने के लिए PHED लगातार हर घर नल जल पहुँचाने में जुटी हुई है। प्रदूषण वाले इलाके में विभाग जल शुद्धिकरण संयंत्र लगा करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया
आया है। वहीं पर बिहार के पानी में आयरन की चुनौती 10 जिलों तक ही नहीं बल्कि 33 जिलों में पहुंच चुकी है। जी आयरन। वहीं पर फ्लोराइड का दायरा घटा है। फ्लोराइड मात्र 6 जिलों में बांका, गया, जमुई, नालंदा, नवादा और फिर शेखपुरा में ही रिपोर्ट हुई है। वहीं पर आर्सेनिक गंगा नदी के समीप वाले जिलों से होकर आगे बढ़ करके अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण में भी रिपोर्ट हुई है, जिसको लेकर के पीएचईडी ने नए सिरे से नीति बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दोस्तों, बिहार के जमुई में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे हिंदुओं पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया है। हिंदुओं के काफिले को पहले उन्हें घेर लिया और फिर ईंट पत्थर बरसाए। मुस्लिमों की भीड़ ने कई गाड़ियां तोड़ दी, ये कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमला करने वाले मुस्लिम थे। इस हमले में कई हिंदू महिलाएं घायल हुई है। पुलिस इस घटना के बाद मौके पर पहुंची और फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर घटना के बाद से जमुई में इंटरनेट बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना जमुई के बलियाडीह गांव में रविवार रात में हुई है। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो फिर मस्जिद के पास भीड़ ने इनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। वहां पर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। ये इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और ईंट पत्थर बरसाए गए। इस हमले में हिंदू स्वाभिमान संगठन के जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार और फिर खुशबू पांडे समेत कई लोग घायल हुए हैं। लोगों का कहना है कि 300 से ज्यादा मुस्लिमों की भीड़ ने उन पर हमला किया है। बिहार में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार सहित दिल्ली की धरती भी आज झूले जैसा डोल रही थी, झूल रही थी। बिहार में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसका केंद्र सिवान जिला रहा। सिवान इसका केंद्र रहा। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है, 4.0 मापी गई है। हालांकि इसे किसी तरीके के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली में धरती डोलने के बाद, हिलने के बाद ठीक कुछ घंटे बाद बिहार में भी भूकंप का असर लोगों को महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से इसकी जानकारी लेते हुए दिखे। अपने घरों की वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें कमरे की छत पर लटका पंखा डोल रहा है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल से बताएंगे। आपको बता दूं कि सोमवार को नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 थी। जब सुबह 5:35 के करीब इस भूकंप ने दस्तक दी है। अचानक नोएडा और आसपास के भी इलाकों में धरती डोली है। लोगों ने बताया है कि बेहद डरावना हाल था। भूकंप के झटके इस तरह से के थे जो पहले कभी भी महसूस नहीं किए गए थे। हालांकि सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बिहार में भूकंप इसी साल जनवरी महीने में भी आया था। 7 जनवरी को भी भूकंप के झटके बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए थे, खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में। जब उस दौरान भूकंप का केंद्र नेपाल में था और इसका असर बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज और बाकी कई जिलों में देखा गया था। पहले सुबह ही उस दिन भी भूकंप ने दस्तक दी थी। 1.5 महीने के अंदर ये दूसरी बार बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दूसरी बार बिहार की धरती डोली है। जिस तरह से झूले डोलती है उस तरह से धरती भी आज डोली है। वहीं पर दिल्ली के बारे में बात किया जाए तो दिल्ली में भी भूकंप के आज झटके महसूस किए गए। ये भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर के खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली में इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। जब कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए हुए लोग भी डर करके घरों के बाहर भागने लगे। अब तक इस भूकंप में किसी नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। दिल्ली में सुबह 5:30 पर यह भूकंप आया। कई सेकंड तक धरती हिलती रही, डोलती रही। लोग डर गए, सहम करके बाहर भागने लगे। बेड पर भी लोगों ने सोए अवस्था में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यहाँ पर रिक्टर स्केल पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर ही था। ऐसा जमाने बाद है जब दिल्ली एनसीआर की धरती ही भूकंप का केंद्र बनी है। इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। भूकंप इतना जोरदार था कि लोगों ने कंपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही हो। घर की दीवारें, खिड़कियां सब हिलने लगी थी। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। वहीं पर अब आपको भूकंप से जुड़ी हुई एक और जानकारी देंगे कि अगर जब भी भूकंप आते हैं तो आप क्या करें। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अचानक भूकंप आती है और आपको समझ में नहीं आता कि तो आखिर तो करे क्या। भागे कि रहें, कि सोए, कि बैठे, कि चले, कि दौड़ें,
कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको बता दूं कि अगर भूकंप के तेज झटके महसूस हो रहे हैं तो फिर आप अपने घर में मौजूद मजबूत फर्नीचर टेबल के नीचे बैठ जाएं और सिर पर हाथों को रख ले। जब हल्के भूकंप के झटके हो तो फिर घर के फर्श पर बैठ जाएं। वहीं पर अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो भूकंप के झटके महसूस होने पर घर में ही रहें। जब भूकंप के झटके रुक जाए तो फिर बिल्डिंग के नीचे उतर आएं। वहीं पर जब आप नीचे चले जाएं तो फिर बिल्डिंग से बाहर कहीं दूर जाकर के खड़े हों ताकि इमारत के गिरने पर आपकी जान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वहीं पर अगर आप ऊंची इमारतों में रहते हैं तो फिर हमेशा सीढ़ियों से नीचे जाना ही बेहतर होता है। भूल कर भी लिफ्ट ना ले, ऐसा इसलिए क्योंकि भूकंप आने पर लाइन कट जाती है, पावर कट भी हो सकता है जिससे आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। वहीं पर बिल्डिंग के नीचे बिजली के खंभे, पेड़, तार, फ्लाईओवर, पुल, भारी वाहनों के आसपास बिल्कुल भी खड़े ना हो, खुले आसमान में रहें, खुले मैदान में रहें। वहीं पर अगर भूकंप के वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं यानी ड्राइव कर रहे हैं तो फिर गाड़ी को रोक करके जमीन उसी पर बैठे रहें। गाड़ी को किसी खुले जगह पर खड़ा करें। नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। ये कहने वाले आज खुद नफरत की दरिया में उतर करके सियासत की नाव पर चलने लगे हैं। जिसे एक खास समुदाय के लोगों ने अपना वोट से एमएलसी बनाया, आज उसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ आजकल जिस कदर सियासत हो रही है, जहाँ उसमें अपने आप को ढालने में ये महाशय भी नहीं बच पाया है। हम किस महाशय की बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। ना मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, न ही उनका तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, बस आप समझ जाइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि हमारे किशनगंज के लोग एक व्यक्ति को एमएलसी इसलिए बनाया क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहते थे, या कहा करता था कि मैं सेकुलर आदमी हूं, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं सेकुलर बन के ही रहूंगा क्योंकि देश सेकुलर है, मुल्क सेकुलर है, इसलिए मैं सेकुलर मिजाज हूं और मैं सेकुलर पसंद करता हूं। लेकिन ये अब तक था, इसके बाद नहीं। इसके बाद उनके द्वारा कहा जा रहा व्यक्तित्व से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये भी नफरत की राजनीति करना सीख गए हैं, या फिर नफरत की राजनीति करने से जो पद मिलती है उसकी लालच में आकर के इस तरीके की भाषा बोलते हैं। कभी कहते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन नहीं चलेगा, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम होगा। कभी कहते हैं हज में जाने से मना करे फलाना व्यक्ति, यानी कि फलाना व्यक्ति को कहते हैं कि वे क्या हज में जाने से मना कर सकते हैं। इस तरह की भाषा आजकल एक महाशय द्वारा, इस महाशय के द्वारा खूब बोला जाता है, शेयर किया जाता है, कहा जाता है। एक तौर पर कहा जाए तो फिर एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यही वह समुदाय है जिन्होंने इस महाशय को एमएलसी बनाया, जिसकी वजह से स्टेट में मंत्री बना और साथ ही साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बना। ये महाशय अब जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह सीधे एक खास समुदाय की दिलों पर चोट पहुंचती है। वहीं पर अगर यहाँ के लोग इनको वोट नहीं करते तो ये ना एमएलसी बनता ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनता। यहाँ के लोग इनको भरपूर प्यार दिया, लेकिन एक तौर पर कहा जाए तो यही इन लोगों के दिलों पर चोट पहुंचा रही है। जबकि ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके के लोग इन्हें भरपूर प्यार देते हैं, तभी तो ये एमएलसी बना है। लेकिन उस प्यार का गलत फ़ायदा उठा करके अब ये नफरत की राजनीति करने लगे हैं। एक दौर था जो ये कहते थे कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि कहाँ गई वो प्यार और मोहब्बत। अब तो सियासत में नफरत ही नफरत नजर आ रही है। खैर, महाशय द्वारा इस तरीके के नफरत की भाषा की ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे से इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करेंगे, हम तो यही आशा व्यक्त करते हैं। लेकिन आगे भी इस तरीके की व्यक्तित्व के देते हैं तो फिर समझ जाएंगे कि इस गंदी सियासत की दरिया में ये भी डुबकी लगा चुके हैं, जो इस दरिया का पानी जल्द ही सूखने वाले नहीं है। जब तक शरीर में दरिया का पानी रहेगा तब तक इस तरीके के व्यक्तित्व सामने आते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।